सबके साथ है रेडियो नीड्स, सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स, हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है महिला अधिकार और सशक्तिकरण। दोस्तों, भारतीय समाज में नारी को हमेशा विशेष स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि समय के साथ महिलाओं की स्थिति कमजोर होती चली गई। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, संपत्ति में अधिकार से वंचित रखा गया, घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया गया। आज़ादी के लंबे संघर्ष के बाद जब भारत ने अपना संविधान बनाया तो एक बड़ा सवाल यह था कि महिलाओं की बराबरी का हक और समाज में उचित स्थान कैसे मिले। संविधान निर्माताओं ने इस सवाल का उत्तर बेहद स्पष्ट शब्दों में दिया। उन्होंने तय किया कि भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म या जाति से जुड़ा हो। जरा सोचिए दोस्तों, अगर संविधान में समानता का अधिकार न होता तो क्या महिलाएं सरकारी नौकरियों में जा पाती? क्या वे अपनी आवाज संसद तक पहुंचा पाती? क्या वे न्याय की उम्मीद लेकर अदालतों तक जाती? संविधान ने ही उन्हें यह ताकत दी है कि वे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकें। लेकिन यह सफर आसान नहीं रहा। संविधान ने ढांचा दिया, कानून बने, पर समाज की सोच बदलने में वक्त लगा और अब भी लग रहा है। आज भी महिलाएं कई चुनौतियों से जूझ रही हैं। कहीं दहेज की समस्या है, कहीं शिक्षा से वंचित है, कहीं कार्यस्थल पर असमान वेतन
और कहीं घरेलू हिंसा होना। ऐसे में यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम संविधान को समझें और उसमें निहित महिलाओं के अधिकारों को जानें, क्योंकि जब तक हम अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, तब तक हम उन्हें पा भी नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, अगले कुछ समय में हम विस्तार से जानेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में महिलाओं को क्या स्थान दिया गया है, मौलिक अधिकार किस तरह महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत महिलाओं के लिए क्या दिशा देते हैं और किन किन विशेष कानूनों व न्यायालय के फैसलों ने महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया है। तो आइए इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि भारतीय संविधान में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए हैं और वे हमारे जीवन में इतने जरूरी क्यों हैं। आइए संविधान में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानें। दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। भारतीय समाज में लंबे समय तक महिलाओं को भेदभाव, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक बंधनों का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही महिलाओं की भागीदारी और अधिकारों पर गंभीर विमर्श प्रारंभ हुआ। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि स्वतंत्र भारत की महिलाएं पुरुषों के समान अधिकारों की हकदार हो। भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार केवल समानता तक सीमित नहीं, बल्कि विशेष संरक्षण, अवसरों में समानता, शिक्षा और रोजगार में प्राथमिकता तथा गरिमामय जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। अब जानते हैं कि प्रस्तावना में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की गारंटी देता है। इसमें पहला है समानता। प्रस्तावना में उल्लिखित समानता का आशय यह है कि महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान अवसर मिले। समानता के बाद है न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा महिलाओं के हाशिए पर पड़े वर्ग को सशक्त बनाती है। इसके बाद है स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और आस्था की स्वतंत्रता महिलाओं के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। इसके बाद है मौलिक अधिकारों में महिलाओं के अधिकार। अनुच्छेद 14, इसमें समानता का अधिकार दिया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समानता संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका सिद्धांत महिलाओं को भेदभाव रहित जीवन जीने से मिलता है। फिर है अनुच्छेद 15, इसमें भेदभाव निषेध का अधिकार दिया गया है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। उदाहरण, मातृत्व लाभ अधिनियम, महिलाओं के लिए आरक्षण। फिर है अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार में समानता का अवसर। यह महिलाओं को सरकारी नौकरियों और पदों पर पुरुषों के समान अधिकार देता है। फिर है अनुच्छेद 19, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। महिलाएं भी पुरुषों के समान बोलने, लिखने, संघ बनाने और कहीं भी बसने का अधिकार रखती हैं। फिर है अनुच्छेद 21, इसके अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। महिलाओं को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के रूप में माना। इसके बाद है अनुच्छेद 23, इसके अंतर्गत मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध है। यह अनुच्छेद महिलाओं की तस्करी, वेश्यावृत्ति और शोषण को रोकने में सहायक है। अब जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में महिलाओं के कौन कौन से अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ये राज्य को ऐसी नीतियां बनाने हेतु मार्गदर्शन करता है जिनसे महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हो सके। पहला है अनुच्छेद 39A, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त हों। इसके बाद है अनुच्छेद 39D, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि अगर महिलाएं किसी भी कार्यस्थल पर काम कर रही हों तो उन्हें पुरुषों के समान वेतन दिया जाए। इसके बाद है अनुच्छेद 42, प्रसूति अवकाश और मातृत्व लाभ की व्यवस्था। फिर है अनुच्छेद 45, 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, जिससे लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित हो सके। फिर है अनुच्छेद 47,
इसके अंतर्गत पोषण स्तर और स्वास्थ्य सुधार के लिए राज्य जिम्मेदार है। चलिए अब जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य में महिलाओं के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य, जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह स्त्रियों की गरिमा का अपमान न करे और समानता की भावना को प्रोत्साहित करे। अब कुछ विशेष संवैधानिक प्रावधानों को जानते हैं। भारतीय संविधान महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है, जैसे 73वां और 74वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। फिर है अनुच्छेद 243D और 243T, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। 108वां संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण बिल है, संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण है। इसे 2023 में नारी शक्ति वंदन के रूप में लागू किया गया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को भरण पोषण का अधिकार दिया। 1947 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु दिशा निर्देश बनाए गए। 2017 में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया। 2018 में व्यभिचार को अपराध नहीं माना गया। इसे महिलाओं की स्वतंत्रता से जोड़ा गया। संविधान और कानून के बावजूद महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में असमानता, राजनीतिक भागीदारी का सीमित स्तर, कार्यस्थल पर असुरक्षा। फिर भी हाल के वर्षों में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार है। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन भी कहते हैं, पारित हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, महिला ई-हार्ट JI योजनाएं महिलाओं को सशक्त कर रही हैं। भारतीय संविधान महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देता है। साथ ही उनके ऐतिहासिक व सामाजिक पिछड़ेपन को देखते हुए विशेष प्रावधान भी करता है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, आरक्षण और विभिन्न कानून मिलकर महिलाओं के सशक्तिकरण की मजबूत नींव रखते हैं। महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का वास्तविक लाभ तभी होगा जब समाज मानसिकता बदले, कानून का सही क्रियान्वयन हो और शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैले। दोस्तों, अगले भाग में हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से कानून हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। चलना रे आवाज उठा तो हिम्मत की एक ढाल बना, तोड़ दे सारी जंजीरें तो खुद की एक पहचान बना। आए कितनी भी बाधाएं, हर मुश्किल को आसान बना, पहचान ले अपनी शक्ति को, तू अपना ही सम्मान बढ़ा, तू अपना ही सम्मान बढ़ा। आएगी मुश्किल बहुत अभी, तू उनके आगे ना झुकना, अपने हक को आगे रखकर कुछ भी हो पीछे ना हटना, कुछ भी हो पीछे ना हटना। कोई जो कहे तुझको कमजोर, दिखा दे उनको अपना जोर, तेरी बारी है नारी, तू नहीं है कोई बेचारी, बता दे सारी दुनिया को अब तूने जो भी है ठानी। चल नारी आवाज उठा, तू हिम्मत की एक ढाल बना, तोड़ दे सारी जंजीरें तो खुद की एक पहचान बना। चल नारी आवाज उठा, तो हिम्मत की एक ढाल बना, तोड़ दे सारी जंजीरें तो
तू खुद की एक पहचान बना। तू ही काली तू ही दुर्गा, फिर क्यों किसी से भी डरना। तू खुद अपनी ताकत बनकर सारी कठिनाई से लड़ना, सारी कठिनाई से लड़ना। ना लगने दे सपनों पर पहरा, चाहे हो कितना भी गहरा अंधेरा। कोई जो कहे तुझको कमजोर, दिखा दे उनको अपना जोर। तेरी बारी है नारी, तू नहीं है कोई बेचारी। बता दे सारी दुनिया को अब तूने जो भी है ठानी, अब तूने जो भी है ठानी। चल नारी आवाज उठा, तू हिम्मत की एक ढाल बना। तोड़ दे सारी जंजीरें, तू खुद की एक पहचान बना। चल नारी आवाज उठा, तू हिम्मत की एक ढाल बना। तोड़ दे सारी जंजीरें, तू खुद की एक पहचान बना। तू खुद की एक पहचान बना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। मैंने पिछले भाग में कहा था कि हम भारतीय संविधान में महिलाओं के सशक्तिकरण के कानूनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा कानून, पॉश एक्ट। भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कार्यस्थल पर सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना हर संगठन की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2014 बनाया, जिसे आमतौर पर पॉश एक्ट भी कहते हैं। यह कानून 2013 में लागू हुआ। यह सुप्रीम कोर्ट के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 फैसले पर आधारित है। इसका उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना, पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना और यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करना है। इस कानून के तहत सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न का मतलब है अशोभनीय शारीरिक स्पर्श या व्यवहार, यौन संबंध बनाने की मांग या दबाव डालना, अश्लील चित्र भेजना, अनुचित टिप्पणी देना, मजाक करना या संदेश भेजना, किसी भी प्रकार का डर या धमकी देकर फायदा उठाना। यह कानून सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है। सरकारी या निजी दफ्तर, स्कूल या कॉलेज, हॉस्पिटल, एनजीओ, यहाँ तक कि घर पर काम करने वाली महिलाएं जैसे घरेलू कामगार भी इसके अंतर्गत आती हैं। कर्मचारी शब्द का अर्थ है स्थायी, अस्थायी, अनुबंध पर, प्रशिक्षु, इंटर्न सभी। इस कानून के कुछ प्रमुख प्रावधान भी हैं। आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। हर संस्था या कंपनी जिसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी हों, वहां आईसीसी बनाना अनिवार्य है। इस समिति की अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होती है। इसमें 2 सदस्य महिला अधिकारों से जुड़े अनुभव वाले होते हैं और एक बाहरी सदस्य जिसमें एनजीओ या महिला कल्याण संगठन से होते हैं। फिर है स्थानीय शिकायत समिति, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। अगर किसी संस्था में 10 से कम कर्मचारी हैं या शिकायत एम्प्लॉयर या ओनर के खिलाफ है तो शिकायतें एलसीसी में की जाती हैं। एलसीसी जिला स्तर पर जिला अधिकारी द्वारा गठित की जाती है। यह समिति शिकायतों की जांच करती है और 90 दिनों में रिपोर्ट देती है। महिलाओं को घटना से 3 महीने के भीतर लिखित शिकायत दर्ज करनी चाहिए। समिति दोनों पक्षों को सुनती है, गवाह और सबूत देखती है। दोषी पाए जाने पर नौकरी से बर्खास्तगी
वेतन कटौती या अन्य दंड दिया जाता है। साथ ही झूठी शिकायत पर भी कार्यवाही का प्रावधान है। NCW की रिपोर्ट, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में हुई। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992 के तहत बनाया गया। इस आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं से जुड़े कानूनों का क्रियान्वयन की निगरानी करना, महिला पर होने वाले अत्याचार, भेदभाव या उत्पीड़न के मामलों की जांच करना, सरकार को सिफारिशें देना कि महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को बेहतर बनाने के लिए क्या बदलाव किए जाएं, जन जागरूकता अभियान चलाना और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना, पुलिस और प्रशासनिक संस्थाओं को महिलाओं के मुद्दे पर सलाह और सहयोग देना। इस आयोग के अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष विजया किशोर रहटकर हैं। NCW को जून 2024 में लगभग 12,600 शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनमें से 493 शिकायतें सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न श्रेणी की थी। साल 2024 के अंत में NCW को कुल 25,743 शिकायतें मिली थी। उनमें से यौन उत्पीड़न के मामले 1015 थी। अगर हम NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखें तो NCRB के अनुसार 2018 से 2022 के बीच हर साल लगभग 400 से ज्यादा मामले कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रिपोर्ट हुए। 2022 में कुल 419 मामले दर्ज हुए। IPC धारा 354A के तहत 13,984 मामले दर्ज हैं। ILO के तहत लगभग 35% महिलाएं अपने करियर में किसी न किसी रूप से यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं। इंडियन बार एसोसिएशन 2017 के तहत 70% महिलाएं कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायत दर्ज नहीं करती, क्योंकि उन्हें नौकरी खोने के डर है या संगठन उनकी शिकायत नहीं सुनती या फिर समाज के दबाव से। इसलिए संगठन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे कर्मचारियों को पॉश एक्ट की जानकारी दें, नियमित रूप से वर्कशॉप या ट्रेनिंग करवाएं, शिकायत करने वाली महिलाओं की पहचान गोपनीय रखें और शून्य सहिष्णुता नीति अपनाएं। शून्य सहिष्णुता नीति का मतलब है सख्त नियम जिसमें किसी भी तरह की गलती, उल्लंघन या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाती और तुरंत कठोर कार्यवाही की जाती है, चाहे गलती कितनी भी छोटी क्यों न हो। उदाहरण के तौर पर बात करें तो किसी भी स्कूल में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन बुलिंग है, जो छात्रों को बिल्कुल भी बदमाशी करने की इजाजत नहीं देगी। अगर कोई छात्र जरा सा भी बदमाशी करता है तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्यवाही की जाएगी, निलंबन या निष्कासन। दफ्तरों या कंपनियों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन हरासमेंट होती है, यानी किसी भी तरह की छेड़खानी, गाली गलौज या भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पर तुरंत सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। महिलाओं को अधिकार है कि सुरक्षित वातावरण में काम करे, शिकायत दर्ज करे, जांच प्रक्रिया में समानता अवसर और निष्पक्ष सुनवाई और न्याय मिलने तक कार्यस्थल बदलने की छुट्टी ले। पॉश एक्ट महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसर वाला कार्यस्थल बनाने का मजबूत कदम है। यह न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि समाज और संगठन की नैतिक जिम्मेदारी भी है। जागरूकता और सही अनुपालन से हम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य संस्कृति बना सकते हैं। दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसी कुरीति के बारे में जो आज भी खत्म ना हो सकी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो नेट 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की।
दो पहिए होते हैं घर में नर नारी, आसमान में उड़ने की आए दोनों की बारी। चाहे हो वो पत्नी, माँ, बहन या बेटी, उनकी मजबूती को पूरी दुनिया ने है देखी, पूरी दुनिया ने है देखी। फिर क्यों उनकी नौकरी पर उठते हैं सवाल, काम करने के नाम पर हो जाता है बवाल। नारी का इस दुनिया में ऐसा क्यों हाल, क्या उनकी इच्छाओं का नहीं है मान। घर की चार दीवारी में क्यों कैद हैं उनके सपने, साथ रहे जो हर कदम। कहाँ गए वो अपने, कहाँ गए वो अपने। नारी की आत्मनिर्भरता है आज सबसे जरूरी, मिलता रहे उनको हर अधिकार, हो उनकी हर मांग पूरी। बनाना है मिलकर ऐसा समाज जिसमें नारी को मिले सम्मान, करनी हो या ना करनी हो नौकरी, ये फैसला हो केवल उनका, ये फैसला हो केवल उनका, ये फैसला हो केवल उनका। जब दोनों को मिलता है रोजगार तो पूरा परिवार समृद्ध बनता है। बच्चों को मिलती है शिक्षा की सुविधा और पौष्टिक आहार, बुजुर्गों को मिलती है वक्त पर दवाइयाँ और सही समय पर इलाज। रोजगार से हर नारी को मिलेगी एक नई पहचान, होगी प्रगति और मिलेगा उनकी समस्याओं को समाधान। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। हम इस भाग में एक ऐसी प्रथा के बारे में जानेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है और वो है दहेज प्रथा। भारतीय समाज में दहेज प्रथा बहुत पुरानी है। विवाह के समय लड़की के परिवार पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाला जाने लगा। दहेज की मांग के कारण महिलाओं पर अत्याचार, आर्थिक संकट और कई बार हत्या या आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आने लगी। समाज में बढ़ती इन समस्याओं को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। 1961 में संसद ने दहेज निषेध अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 में पूरे भारत में लागू हुआ। समय समय पर इसमें संशोधन किए गए ताकि इसे और कठोर व प्रभावी बनाया जा सके। इस कानून को विवाह को लेन देन का साधन बनने से रोकने के लिए
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए और दहेज से जुड़े अपराधों पर रोक लगाने और समाज में समानता लाने के लिए बनाया गया है। दहेज लेना, देना या मांगना अपराध है। इसकी सजा कम से कम 5 साल की कैद और 15,000 या दहेज की रकम तक का जुर्माना है। विवाह के समय लड़की या उसके परिवार से नकद, संपत्ति या कोई भी मूल्यवान वस्तु की मांग दहेज है। अगर दहेज दिया गया है तो लड़की को वापस दिलाने का प्रावधान भी है। इस अधिनियम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होती है। विवाह को व्यापारिक सौदे से बचाया जाता है और समाज में समानता और न्याय की स्थापना होती है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा हेतु एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून दहेज प्रथा पर अंकुश लगाकर विवाह को सामाजिक और पवित्र बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। अब हम बात करेंगे महिलाओं की गृह हिंसा से संरक्षण अधिनियम के बारे में। भारत में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है। परंपरागत रूप से इसे परिवार का निजी मामला मानकर नजरअंदाज किया जाता रहा, जिसके कारण लाखों महिलाएं शारीरिक, मानसिक और आर्थिक या यौन शोषण सहने के लिए मजबूर रही हैं। महिलाओं की गरिमा और उनके मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने 2005 में महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम PWDVA लागू किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से त्वरित और प्रभावी सुरक्षा उपलब्ध कराना है। महिलाओं के लिए वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करना, जैसे कि सुरक्षा, निवास, भरण पोषण और मुआवजा। घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं को केवल दहेज या पति पत्नी के विवाद तक सीमित न रखकर व्यापक सुरक्षा देना है। चलिए घरेलू हिंसा क्या है ये जानते हैं। दोस्तों, इस अधिनियम में घरेलू हिंसा का दायरा बहुत ही व्यापक रखा गया है। इसमें शामिल है शारीरिक हिंसा। इसके अंतर्गत महिलाओं के साथ अगर मारपीट, चोट, जलाना या धक्का देना शारीरिक हिंसा है। यौन हिंसा, अगर महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए जा रहे हैं या जबरदस्ती अश्लील हरकत की जा रही है तो वो यौन हिंसा है। मौखिक और भावनात्मक हिंसा, किसी भी महिलाओं को अगर गाली देना, अपमान करना, चरित्र पर संदेह करना, बच्चे पैदा न कर पाने पर ताना देना मौखिक और भावनात्मक हिंसा है। आर्थिक हिंसा, महिला को संसाधनों से वंचित करना, पैसे न देना, नौकरी या संपत्ति पर रोक लगाना, घर से निकालना महिला के साथ आर्थिक हिंसा है। यह अधिनियम केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी संबंधों पर लागू होता है जहां महिलाओं घरेलू संबंध में है। पति और पत्नी, सास ससुर और बहू, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला, परिवार के अन्य सदस्य जिनके साथ महिला घरेलू जीवन जी रही है। इस अधिनियम के तहत महिला कुछ राहतें प्राप्त कर सकती हैं, जैसे सुरक्षा आदेश। हिंसा करने वाले को महिलाओं या उसके परिवार को परेशान करने से रोका जाएगा। निवास आदेश, महिलाओं को वैवाहिक घर से निकाला नहीं जा सकता, उसे वहां रहने का अधिकार है। इसके बाद है भरण पोषण और आर्थिक राहत। महिलाओं को और उसके बच्चों के लिए खर्च, इलाज, जीवन यापन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। हिरासत आदेश, बच्चों की देखरेख और अभिरक्षा का अधिकार महिला को दिया जा सकता है। मुआवजा आदेश, मानसिक और शारीरिक चोट के लिए महिलाओं को मुआवजा दिया जाएगा। अगर महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है तो वो चुपचाप न रहे, वे स्वयं या कोई रिश्तेदार या दोस्त महिला की ओर से शिकायत दर्ज कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर, महिलाओं संगठन या सीधे मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज की जा सकती है। दहेज निषेध अधिनियम एक सिविल कानून है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और राहत देना है, न कि केवल सजा। महिला को त्वरित और सरल न्याय दिलाने के लिए मजिस्ट्रेट को 7 दिन में मामले का निपटारा करना होता है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं को भी संरक्षण दिया गया है, जो इसे और भी प्रगतिशील बनाता है। चलिए इस कानून की सजा के प्रावधान को जानते हैं। अगर आरोपी अदालत के आदेश का पालन नहीं करता है
तो उसे 1 साल तक की कैद या 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा के हर रूप से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है। 2022 के एनसीआरबी आंकड़े जो 2025 में रिपोर्ट किए गए, उसके अनुसार भारत में 6,516 महिलाएं 2022 में दहेज की वजह से मारी गई। ये संख्या 2022 के लगभग 7,045 से थोड़ी कम है, लेकिन गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम राज्यवार स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मामलों के साथ लगभग 2,142 मौतें हैं। धारा 498 के तहत यानी पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता के कारण 1,44,593 मामले दर्ज किए गए थे। न्यायालयों में लंबित मामले बहुत हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार दहेज मृत्यु से संबंधित 60,577 मामले अदालतों में लंबित हैं। इनमें से अधिकांश मामले पिछले वर्षों से आगे बढ़े हुए हैं। मुकदमा पूरा होने पर दोष सिद्धि दर लगभग 33% है। 2025 की संपूर्ण राष्ट्रव्यापी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, मगर कुछ ताज़ा घटनाएं और प्रांतीय डाटा है। जैसे राजस्थान 2025 के जनवरी से जून में दहेज हत्या के 187 मामले दर्ज हुए। साथ ही 6,192 दहेज उत्पीड़न के मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में फरवरी 2024 से अगस्त 2025 के बीच लगभग 719 महिलाएं दहेज उत्पीड़न या दहेज की मांग के चलते मारी गई। मध्य प्रदेश में लगभग 1 मौत प्रतिदिन। कर्नाटक में पिछले 5.5 वर्षों में 834 दहेज मौतें हुई, जिसमें प्रति माह लगभग 13 मौतें होती हैं। एक आम कथन है कि लगभग 20 महिलाएं प्रतिदिन दहेज संबंधी हिंसा या उत्पीड़न के कारण मरती है। NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 के अनुसार विवाहित महिलाएं जो 18 से 49 वर्ष में से लगभग 29.3% ने कभी न कभी पति या साथी से शारीरिक या यौन हिंसा सहने की बात बताई है। यह प्रतिशत NFHS 4 के मुकाबले कम है, जो 32.8% थे। प्रिवेलेंस एंड प्रेडिक्टर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया के अध्ययन में जो डाटा 2019 से 21 है, उसमें घरेलू हिंसा की समग्र दर लगभग 31.2% पाई गई है। विश्व स्तर पर लगभग 3 में से 1 महिलाएं जीवन में किसी न किसी समय शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करती है। भारत का आंकड़ा भी विश्व अनुमान के नजदीक है। दोस्तों, अगले भाग में हम महिलाओं के लिए चलाए अभियान के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो नेट 89.6 FM सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। कैसी है ये रीत जहाँ की हर बेटी की यही कहानी पल भर में हो जाती है ये पराई। कैसी है ये रीत जहाँ की हर बेटी की यही कहानी पल भर में हो जाती है ये पराई। आखिर ये कैसा रिश्ता है जिसकी डोर बंधी है पैसों से, शादी के नाम का कर्ज चढ़ा है
है जो चुका रही है वो किश्तों में है मेरा समाज से ये सवाल, क्या दहेज से बेटी होगी खुशहाल। हर लड़की का जीवन है अनमोल, इसको पैसों से ना तो निभाने को बस एक रिश्ता छोड़ आती है वो अपना संसार, पर वहाँ ना मिलता एक भी अपना। सालों पुरानी इस प्रथा ने केवल बेटियों को दुख दिया है, ना प्रेम रहा ना रहा सम्मान। धन से तौल दिया जैसे हो कोई सामान, क्या यही है समाज का इंसाफ, क्या यही है समाज का इंसाफ। है मेरा समाज से ये सवाल, क्या दहेज से बेटी होगी खुशहाल। हर लड़की का जीवन है अनमोल, इसको पैसों से ना तो है मेरा समाज से ये सवाल, क्या दहेज से बेटी होगी खुशहाल। हर लड़की का जीवन है अनमोल, इसको पैसों से ना तो, इसको पैसों से ना तो। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से रेडियो नेट 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। हम अब बात करेंगे महिलाओं के लिए चलाए गए अभियानों के बारे में। भारत में बेटियों का महत्व हमेशा से रहा है, लेकिन समय के साथ बेटियों को लेकर समाज में भेदभाव, लिंग चयन और अशिक्षा जैसी समस्याएं बढ़ी। इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना, बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना, समाज में बेटियों के प्रति समानता और सम्मान की भावना पैदा करना और भ्रूण हत्या और लिंग चयन जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना है। यह अभियान महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है। जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया, पोस्टर, नारे, रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उपयोग किया गया। गांव-गांव में बेटी जन्म उत्सव मनाने की परंपरा शुरुआत की गई। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और बेटियों की पढ़ाई न छूटे, इसके लिए कई योजनाएं जोड़ी गई। इस अभियान के बाद बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त हुई। कई राज्यों में लिंगानुपात में सुधार देखा गया। बेटियों के स्कूल में दाखिले की संख्या बढ़ी। समाज में बेटियों को लेकर सोच में बदलाव आया। अब लोग बेटी के जन्म पर भी खुशी मनाते हैं। कई बेटियों ने खेल, शिक्षा, विज्ञान और प्रशासन में देश का नाम रोशन किया। लेकिन इतनी उपलब्धियों के बाद भी कई चुनौतियां हैं। अभी भी कुछ ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में भ्रूण हत्या और बेटियों की पढ़ाई में रुकावट है।
सामाजिक मानसिकता को बदलने में प्रयास लगता है। आर्थिक तंगी और दहेज की सोच बेटियों के शिक्षा पर असर डालती है। इन चुनौतियों को पार करने के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हम हर बेटी को शिक्षा का अवसर दें, समाज में बराबरी और सम्मान की सोच विकसित करें, दहेज, भ्रूण हत्या और लिंग भेदभाव का विरोध करें और बेटियों की उपलब्धियों को समाज में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें। बेटियां बोझ नहीं हैं, देश की शक्ति है। जब बेटी सुरक्षित और शिक्षित होगी तभी परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास संभव है। इसलिए हम सबको मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाना है और यह संदेश देना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है नया भारत की पहचान। चलिए अब बात करते हैं महिला आरक्षण और विधेयक के बारे में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी भी बहुत कम है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक लाया गया। इसे नारी वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। महिला आरक्षण विधेयक संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। यह आरक्षण लोकसभा, विधानसभा में लागू होगा। आरक्षण की अवधि शुरुआत में 15 वर्ष तय की गई है। आगे आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। यह आरक्षण ST/SC महिलाओं पर भी लागू होगा। 1996 में पहली बार इस विधेयक को देवगौड़ा सरकार ने लोकसभा में पेश किया। 1996 से 2008 के बीच कई बार प्रयास हुआ। हर बार हंगामा और विरोध के कारण विधेयक अटक गया। 2010 में राज्यसभा ने इसे पास किया, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया। 2023 में मोदी ने इसे फिर से पेश किया। 19 सितंबर 2023 में नए संसद भवन में यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। 20 सितंबर 2023 में लोकसभा में भारी बहुमत से यह पारित हुआ। 21 सितंबर 2023 में राज्यसभा ने इसे पास किया और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी। अब सवाल यह उठता है कि इसे लागू होने में इतनी देरी क्यों हुई? यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन पर आधारित होगा। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। नई जनगणना और परिसीमन 2026 के बाद होने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि 2029 के चुनावों से पहले यह लागू होना कठिन है। आप सब सोच रहे होंगे कि इस विधेयक की आवश्यकता क्यों है, तो चलिए जानते हैं। भारत की आबादी में महिलाएं लगभग 50% हैं, लेकिन लोकसभा में उनकी संख्या केवल 14 से 15% है। पंचायत स्तर पर जहां 33% आरक्षण लागू है, वहां महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। महिलाओं की भागीदारी से राजनीति में संवेदनशीलता, विकास पर ध्यान और सामाजिक न्याय की दिशा में सुधार होता है। यह कदम लैंगिक समानता की दिशा में बड़ा सुधार है। इस विधेयक का लागू होने में देरी एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष का कहना है कि इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। कुछ दलों की मांग है कि महिलाओं के आरक्षण में OBC महिलाओं के लिए भी कोटा तय होना चाहिए। आशंका है कि केवल राजनीति परिवारों की महिलाएं अधिक लाभ ले सकती हैं। महिला आरक्षण विधेयक भारत की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला है। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या में भारी वृद्धि होगी। यह न केवल महिलाओं को सशक्त करेगा, बल्कि देश के लोकतंत्र और मजबूत बनाएगा। आने वाले वर्षों में इसकी वास्तविक सफलता निर्भर करेगी कि यह कितनी जल्दी और सही तरीके से लागू होगा। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे महिलाएं किस प्रकार हर क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो नेट 89.6 FM सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट 89.6 FM में सुने बातें काम की। दोस्तों, हम इस भाग में बात करेंगे कि महिलाएं खुद पर विश्वास रखकर एक कंपनी खड़ी कर सकती हैं। कल्पना सरोज, स्लम से इंडस्ट्री तक का सफर। कभी मुंबई की झुग्गी में रहने वाली कल्पना सरोज ने छोटी उम्र में ही शादी कर ली थी और घरेलू हिंसा भी झेली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सिलाई और छोटे कामों से शुरुआत की।
बाद में उन्होंने कमानी ट्यूब्स नाम की बंद पड़ी कंपनी को खरीद कर खड़ा किया और आज वो हजारों करोड़ की चेयरपर्सन है। लोग उन्हें भारत की असली स्लम डॉग मिलियनेयर कहते हैं। फाल्गुनी नायर, नायका की संस्थापक, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से ई कॉमर्स उद्यमी बनी। 50 की उम्र में नायका की शुरुआत की, जब लोग सोचते थे कि इस उम्र में नए काम शुरू करना कठिन है। आज नायका $1 बिलियन कंपनी है और उन्होंने साबित किया कि उम्र कभी रुकावट नहीं। किरण मजूमदार शो, बायोकॉन की संस्थापक, शुरुआत में बियर बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उन्हें उस इंडस्ट्री में महिला होने के कारण अवसर नहीं मिला। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का रास्ता चुना और बायोकॉन को भारत की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी बना दी। आज वो भारत की बायोटेक क्वीन कहलाती है। सूची मुखर्जी, लाइम रोड की संस्थापक, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए फैशन और शॉपिंग को आसान बनाने के लिए लाइम रोड की शुरुआत की। आज ये लाखों महिलाओं के लिए पसंदीदा प्लेटफॉर्म है। रितु कुमार, फैशन डिजाइन की पायनियर, 1960 के दशक में जब भारत में फैशन इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, तब रितु कुमार ने अपने काम की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय पारंपरिक कढ़ाई और डिजाइन को आधुनिक फैशन से जोड़कर दुनिया भर में नाम कमाया। आज उनका ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। चलिए अब जानते हैं कि भारतीय महिलाओं ने खेल के क्षेत्र में किस तरह अपनी जगह बनाई। पीवी सिंधु, ओलंपिक में रजत पदक 2016 रियो और कांस्य पदक 2022 टोक्यो, विश्व चैंपियनशिप 2019 की स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन में। साइना नेहवाल, ओलंपिक कांस्य पदक 2012 लंदन में, कई सुपर सीरीज खिताब भी जीते। ये बैडमिंटन से ही नाता रखती हैं। हॉकी में रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही। 2020 टोक्यो ओलंपिक में टीम को चौथे स्थान तक पहुंचाया। फिर है टेनिस खेल। सानिया मिर्जा, ग्रैंड स्लैम डबल्स ऑफ मिक्स्ड डबल्स में कई खिताब, भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी जो विश्व स्तर पर चर्चित हुई। बॉक्सिंग में मैरी कॉम 6 बार की विश्व चैंपियन रही। ओलंपिक कांस्य पदक 2012 लंदन में जीता। एथलेटिक्स में पीटी उषा, भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी, एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में कई स्वर्ण पदक जीते। हिमा दास, 2018 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 400 मीटर में स्वर्ण पदक। क्रिकेट, मिताली राज, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान, महिला वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ियों में से एक। हरमनप्रीत कौर, T20 क्रिकेट में भारतीय महिला टीम की कप्तान, 2017 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रनों की ऐतिहासिक पारी। वेट लिफ्टिंग, कर्णम मल्लेश्वरी, ओलंपिक कांस्य पदक 2000 सिडनी, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला। मीराबाई चानू, ओलंपिक रजत पदक 2020 टोक्यो, विश्व चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक। अन्य खेल देखें तो गीता फोगाट और बबीता फोगाट कुश्ती में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीते। साक्षी मलिक, ओलंपिक कांस्य पदक 2016 रियो कुश्ती में जीता। दीपा कर्माकर, जिम्नास्टिक में ओलंपिक फाइनल 2016 रियो में प्रोडुनोवा वॉल्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे महिलाओं के SHG ग्रुप और स्टार्टअप के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो नेट 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। एक रानी महल
में बैठी नन्ही परी की राह तकती, उस परी के इंतजार में ना जाने कितने सपने बुनती। जब आएगी वो मेरे घर, अपने हाथों से उसे खिलाऊं, उसके साथ रहूंगी सदा। बेटी उसे कहकर बुलाऊं, और उसे क्या थी खबर, खुशियों को उसकी लगेगी नजर। राजा ने दिया एक आदेश, बेटी न आएगी इस घर, बेटी न आएगी इस घर। रानी परेशान मदद मांगने लगी थी वो मजबूर, दिल में गहरी चोट लगी था उसके मन में एक ही सवाल, आखिर उस नन्ही जान की क्या गलती थी। रानी ने की पूरी कोशिश कि परी रह जाए उसके पास, और ना दिया किसी ने उस दिन रानी का साथ, पर ना दिया किसी ने उस दिन रानी का साथ। जुदा कर दिया माँ से नन्ही सी जान को, क्यों उसके आने से पहले मिटा दिया उसके नाम को। राजा के राज में आखिर कैसा है इंसाफ, क्या बेटी होना है इतना बड़ा पाप। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नीड्स 89.6 FM में सुने बातें काम की। हम अब बात करेंगे कि महिलाएं किस प्रकार अपनी मदद करती हैं एक ग्रुप या स्टार्टअप करके। भारत के कई राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूह SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उद्यमिता और छोटे छोटे स्टार्टअप्स के जरिए सफलता बड़ी कहानियां लिखी हैं। ग्रामीण महिलाएं जो कभी केवल घर परिवार तक सीमित मानी जाती थी, अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर पूरे समाज को प्रेरणा दे रही हैं। चलिए कुछ कहानियों के जरिए जानते हैं। इमली से इमली कैंडी, छत्तीसगढ़ की महिलाएं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की महिलाओं ने SHG बनाकर जंगल से मिलने वाली इमली को प्रोसेस करके इमली कैंडी बनाना शुरू किया। आज उनका छोटा सा उद्यम राज्य स्तर पर प्रसिद्ध है और उन्हें सरकार व NGO से भी सहायता मिली है। हथकरघा और सिलाई, तमिलनाडु और बिहार की महिलाएं। SHG से जुड़ी महिलाएं कपड़ा सिलाई, ब्लाउज और स्कूली यूनिफॉर्म बनाने का काम करती हैं। कई समूहों ने मिलकर कपड़ा ब्रांड बनाए हैं, जिन्हें स्थानीय बाजार के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेचा जा रहा है। शहद उत्पादन, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। कई SHG समूहों ने मधुमक्खी पालन शुरू किया और शहद उत्पादन को छोटे स्टार्टअप में बदला। अब यह महिलाएं पैकिंग और ब्रांडिंग कर अपना शहद सीधा मंडी और सुपरमार्केट में बेचती हैं। साबुन और अगरबत्ती निर्माण, ओडिशा व महाराष्ट्र की महिलाएं।
ग्रामीण महिलाएं छोटे पैमाने पर हर्बल साबुन, डिटर्जेंट और अगरबत्ती बनाने का काम करती है। एसएचजी ने इन्हें मिलकर मार्केटिंग और वितरण में मजबूत बनाया। फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप झारखंड व उत्तराखंड की महिलाओं ने मकई, गेहूं और दालों से बने पापड़, नमकीन, अचार, पिसे मसाले तैयार कर स्थानीय बाजारों में बेचने की पहल की। आज इनमें से कई ब्रांड सरकारी मेलों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुके हैं। सफलता की चाबी सामूहिक बचत और छोटे ऋण, प्रशिक्षण और कौशल विकास, स्थानीय संसाधनों का उपाय, ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच, सरकारी योजनाओं और एनजीओ की मदद। सामाजिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट, होम रूल मूवमेंट की नेता, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली राजनीति, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रही। महिलाओं ने जेल यात्राएं की, धरनों और रैलियों में भाग लिया तथा शिक्षा और समाज के सुधार के जरिए राष्ट्रीय चेतना जगाई। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे महिलाओं के कार्य जीवन संतुलन के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। शिक्षा एक ऐसा अधिकार जिसमें कोई भेद नहीं, सबके सपने हो साकार, इसका सही रास्ता यही, बेटा हो या हो बेटी, सभी चले जीत की राह, उनके और ख्वाबों के बीच ना बने कोई दीवार, बेटा हो या हो बेटी, सभी चले जीत की राह, उनके और ख्वाबों के बीच ना बने कोई दीवार। हर बेटी को मिले मौका शिक्षा को पा लेने का, हो जाए वो ख्वाब पूरा आसमान में उड़ने का, हो जाए वो ख्वाब पूरा आसमान में उड़ने का, आसमान में उड़ने का। जब हर नारी पढ़ती है, हर घर शिक्षित होता है, वो आत्मनिर्भर होती है, तो देश भी आगे बढ़ता है। जब हर नारी पढ़ती है, हर घर शिक्षित होता है, वो आत्मनिर्भर होती है, तो देश भी आगे बढ़ता है। इनको मिले गगन की रोशनी और मिलती रहे खुशियाँ, इनको आगे बढ़ने दो, हटा दो ये बेड़ियाँ। हर बेटी को मिले मौका शिक्षा को पा लेने का, हो जाए वो ख्वाब पूरा आसमान में उड़ने का। हर बेटी
रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट 89.6 FM में सुने बातें काम की। दोस्तों, हम बात करेंगे महिलाओं के कार्य जीवन और संतुलन के बारे में। तो चलिए जानते हैं। महिलाओं का कार्य जीवन संतुलन परिवार और करियर के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज के समय में महिलाएं शिक्षा, करियर और उद्यमिता में आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है। दोनों को संभालने के लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। महिलाओं को कार्य जीवन संतुलन में कुछ चुनौतियां होती हैं, जैसे घर और ऑफिस दोनों जगह बराबर योगदान देना, परिवार के लिए समय निकालना और करियर को भी बेहतर प्रदर्शन करना। महिलाओं से अब भी पारंपरिक भूमिकाओं जैसे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। काम और घर के बीच तालमेल न बैठने से थकान और तनाव बढ़ सकता है। महिलाओं के कार्य और जीवन के बीच चुनौतियों के उपाय भी हैं, जैसे दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना, प्राथमिकताएं तय करना, पति, बच्चों और अन्य सदस्यों को समर्थन बेहद जरूरी है। वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल टाइम जैसी सुविधाएं महिलाओं को संतुलन बनाने में मदद करती है। योग, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, ऑनलाइन सेवाएं, मोबाइल ऐप्स और घरेलू सहायक उपकरण समय बचाने में सहायक है। ना कहना सीखें, यानी हर जगह परफेक्ट होने की बजाय अपनी क्षमता और सीमाओं के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। क्या आपको पता है महिलाओं के कार्य जीवन संतुलन के दैनिक जीवन में भी लाभ है? इससे व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता रहती है, करियर में बेहतर प्रदर्शन और आत्मविश्वास बनता है, तनाव कम होना और जीवन में संतुष्टि होती है, बच्चों और परिवार के लिए सकारात्मक उदाहरण बनता है। कुल मिलाकर कार्य जीवन संतुलन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार और समाज का भी कर्तव्य है। सहयोग, समझ और लचीलापन से महिलाएं परिवार और करियर दोनों में सफलता पा सकती हैं। महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण का सार यही है कि जब महिला शिक्षित, आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम होती है, तो परिवार, समाज और राष्ट्र सब मजबूत होते हैं। महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा देना सिर्फ उनका हक नहीं, बल्कि एक प्रगतिशील समाज की पहचान है। सशक्त महिला ही सशक्त भारत की नींव है। दोस्तों, आज हमने जाना कि महिला अधिकार और सशक्तिकरण कितना जरूरी है। हमने समझा कि भारतीय संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में महिलाओं को कौन से अधिकार प्राप्त हैं। आज हमने पॉश एक्ट जैसे कानूनों को जाना, दहेज प्रथा जैसी कुरीति, गृह हिंसा से संरक्षण अधिनियम पर चर्चा की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियानों से बेटियां अपनी कामयाबी हासिल कर रही हैं। हमने जाना कि किस प्रकार महिलाएं खुद पर विश्वास रखकर एक कंपनी भी खड़ी कर सकती हैं, खेल और विज्ञान के क्षेत्र में अव्वल आती हैं, एसएचजी चला के उद्योग करती हैं, अपना उद्योग शुरू करके नारी शक्ति पुरस्कार जीती, और महिलाएं अपने करियर और परिवार को एक साथ लेकर कैसे चल सकती हैं। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा, आपसे ले रही हूं इजाजत। मिलते हैं फिर एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो नेट 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रात भारी है, अंधेरा है घना, डर से हारी है, जख्म है ये गहरा, कब निकलेगा वो सूरज सुनहरा, अब तेरी बारी है, क्यों चुप कर
कर सहना, रात भारी है, अंधेरा है घना। अपनों ने ही पर्दे में ढक दिया, आखिर किसने उनको ये हक दिया। सुरक्षा घर में नहीं न मंदिर में है, घुट घुट कर जीना अपने अंदर है, अपने अंदर है। कौन अपना है, कौन है पराया, हर किसी ने क्यों मिलकर सताया। क्यों औरत ही सब कुछ सहे, क्यों हर बंधन में वो रहे। जब कोई गलती नहीं है हमारी, तो क्यों इतनी मजबूर है ये नारी, तो क्यों इतनी मजबूर है यहाँ नारी। रात भारी है, अंधेरा है घना, डर से हारी है, जख्म है ये गहरा। कब निकलेगा वो सूरज सुनहरा, अब तेरी बारी है, क्यों चुप कर सहना, रात भारी है, अंधेरा है घना, रात भारी है, अंधेरा है घना। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6,
सबके साथ मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम